हेलो बच्चों, तो हम पहले कर चुके हैं एक सैम्पल पेपर। ये हमारा सेकंड सैम्पल पेपर है, तो इसलिए आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस जो है रीडिंग वगैरह के मार्क्स देखने के वो मैं आपको नहीं बताऊंगी। डायरेक्टली मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे कैसे आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये अपन डायरेक्टली बायो के क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। बायो का क्वेश्चन अपना है ये 8 नंबर का। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन है गैस्ट्रिक जूस सिक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एंड कंटेन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस एंड पेप्सिन। सबको पता है। तो विच एक्टिविटी विल बी अफेक्टेड इन द एब्सेंस ऑफ HCl। तो HCl होगा तो क्या एक्टिविटी HCl के उसमें अफेक्ट होने वाली है। ठीक है, मतलब HCl अगर नहीं है, एब्सेंस दे रखा है, तो HCl अगर नहीं है तो क्या एक्टिविटी इसमें इफेक्ट होने वाली है। तो मतलब HCl का जो काम है वो है क्या है, प्रोटीन का डाइजेशन, कार्बोहाइड्रेट का, लिपिड का या स्टार्च का डाइजेशन। ठीक है, तो ये क्या है अपना HCl क्या करता है, पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है ना। इनएक्टिव एंजाइम है उसको एक्टिव में कन्वर्ट करता है। तो अगर HCl नहीं है तो पेप्सिन एंजाइम कन्वर्ट नहीं होगा, और पेप्सिन कन्वर्ट नहीं होगा तो प्रोटीन्स का डाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए अपना आंसर इसका 8th का A हो जाएगा। 9th क्वेश्चन है अपना, राजेश नोटिस्ड दैट ए पॉटेड प्लांट कैप्ड इन द विंडो ऑफ हिज रूम शोज बैंडिंग टुवर्ड्स सनलाइट। ठीक है, ये अपन को दिख रहा है फोटोट्रोपिज्म शो कर रहा है। तो फोटोट्रोपिज्म इज वाई दिस कुड बी ड्यू टू, अब ऑप्शन अपन पढ़ लेंगे, मोर ग्रोथ इन द वेल लिट रीजन ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन हार्मोन, मोर ग्रोथ इन द रीजन अवे फ्रॉम लाइट ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन हार्मोन्स। ठीक है, तो ये अपन को पता है कि इसका ये इसलिए होता है क्योंकि बी ऑप्शन है इसका आंसर, मोर ग्रोथ इन द रीजन अवे फ्रॉम द लाइट ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ द ऑक्सीजन हार्मोन। क्लियर, सबको पता है इसका आंसर ये रहेगा। चलिए, तो कैसे होगा वो डायग्राम से मैं आपको बता देती हूँ। जैसे मान लो ये एक आपका बना हुआ है एक स्टेम, जैसे इसमें बोल रखा है ना पॉटेड प्लांट है, उसका टिप है। ठीक है, यहाँ अपना सन है, अगर ये यहाँ मूव कर रहा है, इसको अपने इसने क्या बोला कि ये बैंड हो गया इस तरह से। तो बैंड क्यों हुआ, जब इस एरिया में ग्रोथ ज़्यादा होगी। ठीक है, इस एरिया में अगर ग्रोथ ज़्यादा हो रही है तो ये बैंड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बैंड होने की वजह से यहाँ सेल्स का डिवीज़न ज़्यादा हुआ, यहाँ कम हुआ। इसका मतलब ऊपर वाला एरिया जो वो थोड़ा सा झुक जाएगा सन की तरफ, या हम कहें कि वो बैंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 10th। ठीक है, 10th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो, 10th क्वेश्चन में ये बोला है कि एक मिनट, ये क्या हो रहा है, हाँ ठीक है। 10th क्वेश्चन, द लाइनिंग ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल हैज सर्टेन मसल्स दैट कॉन्ट्रैक्ट रिदमिकली इन ऑर्डर टू पुश द फूड टूवर्ड फॉरवर्ड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड। प्रोसेस सबको पता है क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, अपन इसको बोलते हैं पेरिस्टालसिस। ठीक है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्या होगा, इस तरह से फूड मूव करता है। ठीक है, फिर नीचे जाएगा तो नीचे वाला थोड़ा मोटा हो जाएगा, फिर नेक्स्ट, तो इस तरह से इस मूवमेंट को अपन पेरिस्टालसिस बोलते हैं। ठीक है, ये 11th क्वेश्चन नाउ, ए क्रॉस बिटवीन प्योर टॉल एंड प्योर शॉर्ट पी प्लांट्स गिव्स हाइब्रिड टॉल पी प्लांट्स इन द फर्स्ट जनरेशन, व्हाट वुड बी द जीनोटाइपिक रेशियो इन द ऑफस्प्रिंग सेकंड जनरेशन इफ दीज F1 प्लांट्स वर सेल्फ पॉलिनेटेड। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, तो अपन कर सकते हैं। टॉल एंड प्योर शॉर्ट पी प्लांट्स मतलब मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का ये जीनोटाइपिक रेशियो पूछ रहा है सेकंड उसमें। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट रेशो अपन को पता है, इसका आंसर क्या होगा 11th का 1:2:1 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 12th, ड्यूरिंग एक्सहेलेशन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस बिटवीन एल्वेलाई ऑफ द लंग्स एंड द ब्लड, लंग्स एंड टिश्यू फ्लूइड, ब्लड एंड टिश्यू फ्लूइड, या फिर टिश्यू फ्लूइड एंड ब्लड कैपिलरीज। तो ये तो हमको पता है डायरेक्टली कि एल्वेलाइज लंग्स की, हाँ डायरेक्टली ब्लड से उनका सप्लाई होता है। ठीक है, चेंज होता है। सो 13 क्वेश्चन फिजिक्स का है, हम नहीं लेंगे। इसके बाद अपना क्वेश्चन है 15 बायो का, इफ ऑल द ऑर्गेनिज्म ऑफ वन ट्रॉफिक लेवल इन अ फूड चेन डाई। ठीक है, आप फूड चेन ध्यान रखें, आपको 3 से 4 तक फूड चेन हो सकती हैं। अगर वो कहता है किसी भी एक ट्रॉफिक लेवल का फूड चेन के सारे ऑर्गेनिजम्स खत्म हो जाएंगे, व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑन द पॉपुलेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन अदर ट्रॉफिक लेवल। तो क्या क्या फ़र्क पड़ेगा उसके ऊपर, क्या पड़ेगा, रिमेन द सेम, नेक्स्ट में भी सेम रहेगा, नहीं सेम तो नहीं रहेगा, इंक्रीज इन द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल, इंक्रीज इन द लोअर ट्रॉफिक लेवल, नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो है वो कहाँ क्या होगी, डी रिमेन द सेम इन द लोअर ट्रैफिक लेवल। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा इंक्रीज इन द लोअर ट्रैफिक लेवल, क्योंकि उस ऊपर फीड करने वाले जो ऑर्गेनिजम्स थे वो डाई हो गए। अगर वो डाई हो जाएंगे तो उसके नीचे वाले पॉपुलेशन की
नंबर बढ़ जाएगा और ऊपर वाले का ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उसको लिए वो फूड का काम कर रहा था। तो जब वो फूड नहीं मिलेगा उसको तो वो ठीक है ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना डी, द केमिकल्स दैट आर नॉन डिग्रेडेबल गेट प्रोग्रेसिवली एक्यूमुलेटेड ईच ट्रैफिक लेवल। ठीक है, जो नॉन डिग्रेडेबल होते हैं DDT PVC वगैरह, जब हम इनको खाते रहते हैं तो ये एट लास्ट क्या होता है, इनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता रहता है और उस चीज़ को अपन क्या बोलते हैं, उस चीज़ को अपन बोलते हैं बायो मैग्नीफिकेशन। ठीक है, बायो मैग्नीफिकेशन उसको बोलते हैं। तो इसका आंसर अपना डी सही रहेगा। ठीक है, अब 17 से 20 तक अपने पास है असर्शन रीजन क्वेश्चंस। असर्शन रीजन में क्या होता है, 4 ऑप्शन आपको दिए होंगे जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, उन 4 ऑप्शंस में से आपको 17, 18, 19 और 20 क्वेश्चंस के आंसर उन्हीं में से देना है। ठीक है, तो ये केमिस्ट्री का है, ये मिस्ट्री है, ये भी फिजिक्स आ गया। ये 20th क्वेश्चन, ऑल किचन वेस्ट कैन नॉट फॉर्म कॉम्पोस्ट। करेक्ट बात है, सारा किचन वेस्ट नहीं, केवल डिग्रेडेबल वेस्ट है वही कंपोस्ट बनाएगा। जो किचन का नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट है, पॉलीथिन्स हैं, इस टाइप की चीज़ें हैं, मेटलिक चीज़ें हैं, कुछ ख़राब हो गया, ख़त्म हो गया, हमने फेंक दिया, वो आपका कंपोस्ट नहीं बनाएगा। तो रीज़न क्या है, मटेरियल लाइक मिल्क पैकेट्स में नॉट बी बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, नहीं होता है, सही बात है। तो इसका आंसर क्या होगा, ए, क्योंकि इसने एग्जाम्पल दिया है इसका और इसको एक्सप्लेन भी किया है। ठीक है, तो अपना 20 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन क्या होता है, देखो मैं बता देती हूँ, ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, चलिए अब सेक्शन बी स्टार्ट हो रहा है। सेक्शन बी में हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 22। मैंने क्वेश्चन नंबर लिखे हुए हैं बायो के कौन कौन से हैं इसलिए। ठीक है, नेम द रिप्रोडक्टिव एंड नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द राइजोपस। राइजोपस क्या है, फंगस है। फंगस का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो होता है स्पोरेंजिया, वेयर द स्पोर्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, और नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं हाइफी, जो कंबाइंड होकर माइसीलियम बनाएंगे, जो कि उसकी नॉर्मल बॉडी स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। हाउ द स्पोर्स प्रोटेक्टेड टिल दे बिगिन टू ग्रो। स्पोर्स हम कहें जब तक वो ग्रो नहीं कर रहे, या फिर जब अनफेवरेबल कंडीशंस हैं, व्हेन दे आर नॉट एबल टू ग्रो, तो उस टाइम पे स्पोर्स अपने चारों तरफ जो होता है एक सिस्ट डेवलप कर लेता है, वॉल डेवलप कर लेता है। ठीक है, जैसे ये अगर हम मान लें स्पोर है एक, तो स्पोर की जो वॉल है ये चारों तरफ एक थिक वॉल डेवलप हो जाती है। थिक वॉल डेवलप होने से क्या है, इसके ऊपर एडवर्स कंडीशन का इफेक्ट नहीं होता, लेकिन जैसे ही एज एंड वैन इसको सूटेबल कंडीशन मिलती है, इट स्टार्ट्स ग्रोइंग अप। ठीक है, वो थोड़ा सा हाइफी माइसीलियम वगैरह सब बनाना शुरू कर देता है। ठीक है, मॉइस्ट सरफेस, थोड़ा सा वार्मथ चाहिए होता है इसको डेवलप होने के लिए, थोड़ा सा मॉइस्चर चाहिए होता है। तो जैसे ही वो सब मिलता है वैसे ही स्टार्ट कर देता है ग्रो करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस जनरली डिक्रीजेज इन समर एज कम्पेयर टू द अदर सीजन्स इफ़ वी डोंट कीप आवर सेल्फ सफिशिएंटली हाइड्रेटेड। जस्टिफाई। ठीक है, अमाउंट ऑफ यूरिन जो आपका है वो रेगुलेटेड होता है बेटा सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन मेथड से। मतलब वॉट एवर इज़ रिक्वायर्ड वो बॉडी में रीएब्जॉर्ब कर लेंगे व्हेन यूरिन फॉर्मेशन चलता है लूप ऑफ हैंडले के थ्रू। ठीक है, नेफ्रॉन्स के अंदर। और व्हेन एवर सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन जब चल रहा होता है नेफ्रॉन में, लेकिन ये डिपेंड किस पे करेगा कि हमने कितना पानी पिया है। ठीक है, हमने जितना पानी पिया है तो उतना ही एक्सेस वाटर हमारी कैनाल्स ट्यूब्स में रहता है, और जितना भी एक्स्ट्रा वाटर होगा वो सारा रीएब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। तो इसीलिए समर में होता है जो हम लेस वाटर सेक्रेट आउट करते हैं यूरिन के अंदर। ठीक है, और जितना भी एक्स्ट्रा होता है वो एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। तो इन समर्स हम ज़्यादा पानी पिएंगे, है ना, लेकिन स्वेट भी निकलता है, तो ज़्यादा स्वेट भी निकलेगा, स्वेट किसके साथ में भी वाटर लॉस होता है, तो इसलिए यूरिन के अंदर हमारा वाटर कम रह जाता है और जितना भी होता है वो रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है, जिससे कि हमारी बॉडी का ऑस्मोटिक बैलेंस जो होता है मेंटेन रहता है। ऑस्मोटिक बैलेंस मतलब ऑस्मोटिक बैलेंस हम बोल सकते हैं बॉडी के अंदर के फ्लूइड्स वगैरह जो है उनका जो बैलेंस है वो सब मेंटेन रहता है। ठीक है, चॉइस में एक क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एडवांटेज ऑफ हैविंग 4 चैम्बर्ड हार्ट इन द बर्ड्स एंड मैमल्स। ठीक है, हमारे अंदर भी और बर्ड्स के अंदर भी 4 चैम्बर्ड हार्ट है। 4 चैम्बर्ड का मतलब है 2 ऑरिकल है अपने पास, 2 वेंट्रिकल है और चारों आपस में सेपरेट रहते हैं। क्यों, तो बीच में भी एक वॉल होता है जिसको हम इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम या इंटर ऑरिकुलर सेप्टम बोलते हैं। तो वो सेपरेट क्यों होता है, जिससे कि वो मिक्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो मिक्स नहीं हो पाए, और जब मिक्स नहीं होगा तो हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिक्सिंग से बचाता है, जो कि हमें अलाउ करेगा क्या, हाईली एफिशिएंट सप्लाई ऑफ द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, हमें क्योंकि हमारी एनर्जी डिमांड हाई है, हमारी एनर्जी डिमांड को पूरा करने के लिए हमें हाईली ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए होता है, तो उसको काम करने के लिए ये हमारी बॉडी के अंदर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होता है, बाकी अदर में नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है 26 बायो का।
मार्क्ड डिक्लाइन इन द थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर वॉज नोटिस्ड इन 1980s। सबको पता है ओजोन होल उस टाइम में डिक्लेयर किया गया था। विच ह्यूमन एक्टिविटी कैन हेल्ड अकाउंटेबल फॉर दिस चेंज, व्हाट इज द पॉसिबल इफेक्ट ऑफ दिस ऑन ह्यूमन हेल्थ। ठीक है, एयर पॉल्यूटेंट हम सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है ओजोन लेयर के लिए वो है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ठीक है, दे आर मोस्ट हार्मफुल फॉर द ओजोन लेयर, उसको डिप्लीशन का कॉज करते हैं। ठीक है, तो हम विच ह्यूमन एक्टिविटी कैन बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर दिस चेंज। CFC का प्रोडक्शन हम कह सकते हैं जो ह्यूमन बींग के थ्रू होता है, AC, रेफ्रिजरेटर, इनसे थ्रू जो प्रोड्यूस होता है वो हमारे लिए प्रॉब्लम करता है इसके ओजोन लेयर के लिए। व्हाट इज़ द पॉसिबल इफेक्ट ऑफ दिस। ठीक है, तो पहले ओजोन लेयर की इंपॉर्टेंस क्या है हमारे लिए। ओजोन लेयर हमें हार्मफुल जो है सन की अल्ट्रावायलेट रेज है उनसे बचाती है, हमारे ऊपर डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करने देती। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो UV रेज जो है वो हमारे बॉडी में स्किन कैंसर कॉज कर सकती है, हमारी स्किन पे इफेक्ट करके स्किन कैंसर कॉज करेंगी। या उसके अलावा और भी इफेक्ट्स हैं इसके, जैसे जो हमारे एम्ब्रियोज होते हैं उनकी डेथ हो जाती है, मोम में ही डेथ हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा कैटरैक्ट हो जाता है ह्यूमन बींग्स को, प्लांट्स को भी काफ़ी नुकसान होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये इसके फैक्ट्स हैं जो कि ह्यूमन हेल्थ के ऊपर होते हैं। ठीक है, 26 के बाद है अपना 29th क्वेश्चन। स्टेट एनी 3 रीजन्स टू जस्टिफाई द यूज़ ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हम क्यों यूज़ करते हैं? पॉपुलेशन कंट्रोल रखें, जिससे कि है ना फैमिली में हमें जितने किड्स चाहिए उतने ही किड्स रहे। तो फर्स्ट है इसका टू प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसीज। ठीक है, क्योंकि जैसे किसी कपल है अगर उसको 1 या 2 बेबीज ही चाहिए तो 1 या 2 के बाद बच्चे ना हो उसके लिए हम कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करेंगे। सेकंड, कंट्रोल पॉपुलेशन और बर्थ रेट में मैंने आपको बताया। थर्ड है टू प्रिवेंट ट्रांसफर ऑफ एसटीडीज। एसटीडी मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हैं, उनके एक दूसरे से ट्रांसफ़र ना हो, एक दूसरे को पहुँच खतरा ना करें, उसके लिए हम ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 30, गिव बिलो द सम डिसऑर्डर नोटिस इन सम पेशेंट, इट कुड बी ड्यू टू द माल फंक्शनिंग ऑफ विच पार्ट ऑफ द ब्रेन। मतलब 3 आपको प्रॉब्लम्स दी हुई हैं, तीनों प्रॉब्लम्स क्यों हो रही हैं वो आपसे पूछ रहा है, ब्रेन का कौन सा पार्ट फंक्शन नहीं कर रहा प्रॉपरली। बहुत सिंपल सा आंसर है इसके और 3 मार्क्स आपको मिल जाएंगे 1 वर्ड आंसर्स के। तो लॉस ऑफ सेंसेशन ऑफ फीलिंग फुल, मतलब आपको पता ही नहीं पड़ता आपका पेट भर गया है ना, आपको भूख लगती रहती है, तो उसके लिए आपका 4 ब्रेन रिस्पॉन्सिबल है। सेकंड है आपका लोअर्ड एबिलिटी टू सैलाइवेट मतलब सलाइवा प्रोडक्शन आपकी बॉडी में कम हो जाता है, आपके माउथ में सलाइवा का प्रोडक्शन नहीं होता है। तो क्या आपका पार्ट रिस्पॉन्सिबल है ब्रेन का, क्योंकि सलाइवा का प्रोडक्शन या जो भी फंक्शन दिए हुए हैं हमारे ब्रेन के हर कुछ ना कुछ काम से रिलेटेड है, कुछ ना कुछ पार्ट से रिलेटेड है, तो वो पार्ट का नाम आपसे पूछ रहे हैं। तो यहाँ अपन बोल सकते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड हाइड ब्रेन लोअर एबिलिटी ऑफ सलाइवेट कॉज करता है। थर्ड है डिफ़िकल्टी इन मेंटेनिंग द पोस्चर एंड बैलेंस इन द बॉडी। मैंने आपको ये पहले भी बता रखा है, बैलेंस का काम होता है सेरेबेलम का। तो अगर मैं पोस्चर बैलेंस मतलब सीधा मुझे बैठना, मैं बैठ नहीं पा रही हूँ, चलना है मुझे सीधा नहीं चल पा रही हूँ, लड़खड़ा के चल रही हूँ डांस करते हुए, ठीक है, तो वो सब बैलेंस करने का काम होता है सेरेबेलम का। तो आपको ये तीनों आंसर यहाँ लिखना है, फोर ब्रेन, मेडुला एंड हाइंड ब्रेन एंड सेरेबेलम। आपको डायरेक्टली 3 मार्क्स मिल जाएंगे इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 35 नंबर का। फ्लो ऑफ एनर्जी इन द फूड इज यूनिडायरेक्शनल, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। ठीक है, ये अपन को पता है यूनिडायरेक्शनल का मतलब क्या है कि जो एनर्जी फ्लो करती है वो एक ही डायरेक्शन में जाती है, कभी भी रिवर्ट बैक नहीं होती टू द लास्ट या प्रीवियस लेवल के ट्रैफिक लेवल पे। क्यों? क्योंकि जो हम एनर्जी आगे ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो एनर्जी आगे उस लेवल के थ्रू ट्रैफिक लेवल के द्वारा यूज़ कर ली जाती है, जितनी भी होती है, तो वो 10% ही आगे जाती है, 90% जो होती है एनवायरनमेंट में डिसिमेट हो जाती है या उसके अदर चीज़ों को मेंटेन करने में खर्च हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए इसको हमने यूनिडायरेक्शनल कहा है। ठीक है, दूसरा है इन अ क्रॉस बिटवीन पी प्लांट हैविंग राउंड ग्रीन सीड एंड रिंकल्ड येलो सीड व्हाट प्रोजेनी एक्सपेक्टेड इन F1 F2 जनरेशन। यहाँ आपसे केवल डायरेक्ट क्रॉस पूछा है कि आपसे क्या मिलेगा, तो F1 में हमें मिलेंगे ऑल राउंड एंड येलो। ठीक है, जो भी डोमिनेंट कैरेक्टर है केवल वही शो करेगा, राउंड एंड येलो। जबकि F2 में हमें क्या मिलेंगे, हमें वो बताना पड़ेगा 9:3:1 का रेशो में भी क्या क्या है, 9 क्या है, 3 क्या है, 3 क्या है, 1 क्या है। तो हम लिख सकते हैं 9 राउंड येलो, 3 राउंड ग्रीन, 3 ग्रीन और रिंकल्ड, और
लास्ट में 1 होगा, रिंकल्ड और ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्रॉस बना के भी बता सकते हैं। अच्छा इम्पैक्ट आएगा एग्जामिनर के ऊपर कि इसको अच्छे से आता है। तो इस क्वेश्चन है, हाउ डज ब्लड शुगर लेवल गेट रेगुलेटेड इन द यूरिन का शुगर क्या है, हाउ डज ब्लड शुगर लेवल गेट रेगुलेटेड इन द ह्यूमन बॉडी, सॉरी। ठीक है, इसमें आपको एक बताना था, एक क्वेश्चन और है इसमें। हाँ, बट ये तो मैंने आपको फर्स्ट, और ये भी पहला वाला देखेंगे अभी अपन, फर्स्ट तो बता दिया मैंने आपको। सेकंड है, व्हाट वुड द इम्पैक्ट ऑफ द रेशियो ऑफ F2 जनरेशन इफ F1 प्रोजेनी प्लांट्स इनहेरिटेड इन अ सिंगल होल जीन सेट फ्रॉम ईच पेरेंट। ठीक है, अगर ये पेरेंट से अपना पूरा का पूरा सेट ले ले, जैसे RY जुड़े रहते हैं, जब गैमेट्स बनते हैं तो डायब्रिड क्रॉस में वो सेपरेट होते हैं, है ना, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लॉ के अकॉर्डिंग। लेकिन ये बोल रहा है कि अगर वो नहीं सेपरेट हो तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इम्पैक्ट ये आएगा कि प्रोजेनी जो प्लांट है अगर उनको सेम मिलेगा तो उनका जो 9331 का रेशो है हमारे पास वो नहीं बनेगा। ठीक है, हमारा रेशो पूरा का पूरा गड़बड़ा जाएगा। तो क्यों? क्योंकि वो लिंक्ड है, एक दूसरे से लिंक्ड है, तो वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं हो पाएंगे, और असॉर्ट नहीं होंगे तो हमारा रेशो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर है वो आंसर नहीं आएगा, कुछ और ही आएगा। फिर कितना लिंक्ड है फिर उस पर डिपेंड करेगा। चलिए अब चॉइस क्वेश्चन, हाउ डज ब्लड शुगर लेवल गेट रेगुलेटेड इन द ह्यूमन बॉडी। तो अगर शुगर लेवल हमारी बॉडी में हाई हो जाता है तो पैनक्रियाज से जो हार्मोन सिक्रेट होता है वो ज़्यादा होने लग जाता है, तो अपने आप ब्लड शुगर लेवल डाउन हो जाता है उसके कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, लेकिन जैसे ही पैनक्रियाज से जो हार्मोन सिक्रेट होता है उसका नाम भी आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, इंसुलिन। तो इंसुलिन का सिक्रेशन ऑटोमेटिकली रेगुलेट करके वो बढ़ा दिया जाता है बाय द सेल ऑफ पैनक्रियाज। लेकिन एज एंड व्हेन शुगर लेवल डाउन हो गया, शुगर लेवल डाउन होते ही इंसुलिन भी ऑटोमेटिकली सेल्स के थ्रू कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। क्यों? प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इंसुलिन के पास जो काम करने के लिए था शुगर, वो शुगर अब कम हो गया है, तो इंसुलिन को भी अपने आप कम होना पड़ेगा। लेकिन इनको कैसे पता चलता है हमें कम करना है ज़्यादा करना है? तो अपनी बॉडी का फीडबैक मैकेनिज्म है जो अपने आप ये बताता है हायर सेल्स को, हायर ग्लैंड्स को, कि अब उनको सिक्रेशन कम करना है या बढ़ाना है। ठीक है, उसको हम फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका एक आंसर। बी का फर्स्ट है, विच हार्मोन इज सिक्रेटेड इन द बॉडी व्हेन यू आर अंडर स्ट्रेस। स्ट्रेस के अंदर हमारे पास एक ही हार्मोन है, एड्रेनलिन, जो हमें 3F से बचाता है, फायर, फ्लाइट, फियर और फाइट से लड़ने की ताकत देता है। नेम द ग्लैंड दैट सिक्रीट्स दिस हार्मोन। एड्रेनलिन जो हार्मोन है वो सिक्रीट होता है एड्रिनल ग्लैंड के थ्रू। सेकेंड, हाउ डज इट हेल्प द बॉडी टू कोप अप इन द इमरजेंसी सिचुएशन। इमरजेंसी सिचुएशन में क्या होता है, ये हार्ट बीट को फास्ट करता है। हार्ट बीट फास्ट होगी तो हमारा जो ब्लड आता है वो फास्ट ट्रैवल करेगा। ब्लड फास्ट ट्रैवल करेगा तो हमारी ऑक्सीजन जो सप्लाई हो रखी थी वो बढ़ जाएगी हमारे बॉडी में। ठीक है, तो इस तरह से हमारी ब्रीदिंग रेट को इंक्रीज़ कर देता है, हार्ट रेट को इंक्रीज़ कर देता है। ठीक है, और उसकी वजह से हमारा कॉन्ट्रैक्शन, डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, रिब मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, तो ओवरऑल जो हमारी ऑक्सीजन सप्लाई है वो बढ़ जाती है। तो हमारे पास दो मेन रीज़न लिखेंगे हम, इंक्रीज द रेट ऑफ द हार्ट बीट, है ना, और सेकंड है ब्रीदिंग रेट को भी इंक्रीज़ करता है। तो इन दोनों पॉइंट्स में हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे तो हमारे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है अपना ये। ठीक है, अब 35 के बाद है 38, जो डायग्रामेटिक क्वेश्चन है अपने पास। हार्ट का डायग्राम आपको यहाँ दे रखा है। ठीक है, डायग्राम में आप पहले तो ये नंबर देख लेना 1 to 10 आपके पास क्या नंबर है। इसलिए मैंने आपको बार बार बोल रही हूँ, NCERT के जितने भी डायग्राम हैं बायो के स्पेशली, और बाकी एक्टिविटीज़ के केमिस्ट्री फिजिक्स में भी एक्टिविटीज़ वाले स्पेशली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ आपको डायग्राम दे रखा है, डायग्राम से बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछ रखा है। तो ए है, विच चैम्बर ऑफ द हार्ट 6, 7, 8, 9 में से पंप्स ब्लड टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। ऑक्सीजनेशन के लिए क्या कर रहा है? 6, 7, 8, 9 में से 7 नंबर का क्या है? ये राइट वेंट्रिकल है आपका। ठीक है, तो ये आपका ब्लड भेजता है लंग्स में ऑक्सीजन लेने के लिए। ठीक है, और पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू भेजता है। ठीक है, आइडेंटिफाई द नेम द ब्लड वेसल दैट कैरी। हाँ, तो ये हो गया ना, पल्मोनरी आर्टरी होता है, ये एक ही है जो उल्टा काम करती है, आर्टरी, लेकिन फिर भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है लंग्स तक उसको ऑक्सीजन लेने के लिए, टू गेट ऑक्सीजन फ्रॉम दैट लंग्स। बी क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर एट नंबर 12 एंड स्टेट इट्स फंक्शन। ठीक है, 12 में क्या है? 12 देखिए आप आपको डायग्राम को, 12 में ये आपके वाल्व दिखा रखे हैं। ठीक है, ये आपके जो इसमें है राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच का वाल्व है आपके पास। ठीक है, वाल्व आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर एट नंबर 12 एंड स्टेट इट्स फंक्शन। वाल्व क्या करते हैं? प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ द ब्लड।
ठीक है। जो एक बार ऑरिकल से वेंट्रिकल में आ गया, एट्रियम से वेंट्रिकल में ब्लड आ गया, वो वेंट्रिकल से वापस नहीं जाए, ये श्योर करते हैं। ठीक है, तो राइट साइड में आपका वॉल्व होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, ट्राइकस्पिड वॉल्व मतलब 3 फ्लैप वाला वॉल्व है, वो इसको कंट्रोल करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू चैम्बर 6 and 7 हैव थिकर मस्कुलर वॉल। 6 and 7 पहले तो देखते हैं है कौन से, वेंट्रिकल्स हैं, लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स हैं। अब ये बोल रहा है कि फंक्शन की थिकनेस क्यों होती है। थिकनेस इसलिए होती है क्योंकि एट्रियम में तो ब्लड केवल एट्रियम से वेंट्रिकल को ही भेजना होता है, लेकिन वेंट्रिकल से ब्लड इतना प्रेशर जनरेट करना पड़ता है कि राइट वेंट्रिकल से तो वो चला जाए लंग्स में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से वो फुल बॉडी को सप्लाई हो जाए। तो जब इतना प्रेशर अपन को दूर तक प्रेशर मारना है, इतना दूर तक प्रेशर से ब्लड भेजना है, तो उसको मजबूत होना पड़ेगा। मजबूत मतलब उसकी मस्कुलर वॉल्स होनी पड़ेंगी। ठीक है, नेम ईच ऑफ द चैम्बर, वो बता दिया आपको, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल आपका नाम है इस चैम्बर का। ठीक है ना। अब नेक्स्ट चॉइस क्वेश्चन अपने पास, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द चैम्बर दैट रिसीव्स ऑक्सीजन रिच ब्लड एंड नेम द ब्लड वेसल विच ब्रिंग्स चैम्बर दैट रिसीव्स ऑक्सीजन रिच ब्लड। तो आपका लेफ्ट एट्रियम लेके आता है। ठीक है, राइट एट्रियम नहीं, लेफ्ट एट्रियम लेके आता है, जिसका 8 नंबर यहाँ डायग्राम में दिया हुआ है। ये देखिए, ये ऊपर वाला है ना, ये 8 नंबर वाला, ये लेके ये गेट करता है ऑक्सीजन रिच ब्लड को फ्रॉम द लंग्स। ठीक है, फिर करता क्या है, और ब्लड वेसल का नाम क्या है इसका, ब्लड वेसल का नाम है पल्मोनरी वेन। ठीक है, जो यहाँ पे आपको नंबर दे रखा है कि हाँ, ये 3 नंबर्स पे जो आ रही है, अंदर एरो दिखा रखे हैं। ठीक है, ये आपके ब्लड को लेके आती है, कहाँ से, लंग्स से, जिससे कि उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ द सेपरेशन ऑफ राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट एज सीन इन द अबव फिगर। ठीक है, तो ये क्या करेगा, लेफ्ट एंड राइट का फिगर, जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है, मैंने अभी पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया था, आपके ब्लड को ऑक्सीजन और डीऑक्सीजन वाले ब्लड को मिक्सिंग होने से रोकेगा। मिक्सिंग होने से हमारी जो एनर्जी सप्लाई है वो हमें प्रॉपर मिलेगी, एफिशिएंटली हमें ऑक्सीजन वाला ब्लड मिल जाएगा, और ऑक्सीजन वाला ब्लड हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा। एज बर्ड्स एंड मैमल्स में एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, बिकॉज हम होम्योस्टेसिस में रहते हैं, हमारा टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है, तो इसीलिए हमें ये चीज़ें चाहिए होती है। ये कुछ मॉडिफिकेशन है जो हमारी बॉडी में इंपॉर्टेंट है हमें मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो आज हमने ये सेकंड वाला सैम्पल पेपर कंप्लीट किया है। ऐसे ही ऐसे अपन को जितने ज़्यादा सैम्पल पेपर करेंगे उतना ही बेनिफिट रहेगा वाइल राइटिंग इन द बोर्ड एग्ज़ाम। ठीक है, तो अपना बोर्ड एग्ज़ाम प्रॉपर लिखिए और अच्छे से करिए, और की प्रैक्टिसिंग एनसीईआरटी की एक लाइन पढ़िए, डायग्राम सारे लेबल करके प्रैक्टिस करिए। 2 से 3 बार कम से कम आपको सारे डायग्राम आने चाहिए। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट।